मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? फाइन। आई होप आप सब बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। और आज का मौसम में टेम्परेचर काफ़ी हाई है क्योंकि आज संडे है। संडे को नॉर्मली हमारा टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि हम लोग फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। हमें आज वीकेंड डे मिलता है, ना ही स्कूल जाना है, ना ऑफिस जाना है या कोई काम करना है, बट हमें पढ़ाई ज़रूर करनी है। और पढ़ाई इसीलिए करनी है क्योंकि हमें सक्सीड होना है लाइफ में। मुझे ये बात आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 का, और आज के टॉपिक में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज मंथ एंडिंग है, आज इस मंथ का लास्ट डे है 21 अगस्त, एंड आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 11 का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, दैट इज पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम है दिस क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये भी कह सकते हैं। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिसिटी तो बाद में आएगा, एंड केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो इस चैप्टर के बारे में स्पेसिफिकली मैं यही कह सकता हूँ कि वी आर डीलिंग विद द पीरियोडिक टेबल। हम लोग इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के ऊपर डील करेंगे कि कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, किस बेसिस पे उनको उस रो या कॉलम पे रखा गया। क्लास 10 में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि उसमें कितने रोज होते हैं टोटल, any guesses? There are 18 rows and 7 periods. There are 18 rows and 7 periods या groups। इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं, या कितने पीरियड्स हैं कितने ग्रुप्स हैं। कंफ्यूजन आ रहा है? राइट, देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ये आपको याद रखना। अब उसी चीज़ों पे हम लोग कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। आप लोगों को ये तो याद है कि पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है, बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज़, पहले प्रॉपर्टी पे बात करें। पहला प्रॉपर्टी हमें बताता है आयनाइजेशन एनर्जी। आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज IP। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी या ताकत या पोटेंशियल दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और कैटायन। किसी भी एक गैस से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर M एक गैस है, वहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या बन जाएगा, M पॉजिटिव बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। इसका बेसिक सा मतलब है, अगर आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ जो इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने कराई, आप लोगों ने क्लास 10 में सीखी है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 2, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन है 2,8,1।
सोडियम के वैलेंस शेल में से, सोडियम के वैलेंस शेल में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2,8, बट ये 8 होने की वजह से ये ऑलरेडी स्टेबल है, राइट व्यूअर्स, ये ऑलरेडी स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से सिंस इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो अगर ये Na11 2,8,1 था तो Na प्लस का मतलब हो जाएगा 10, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट फिर भी वो स्टेबल है, क्योंकि वो उसके वैलेंस शेल, ये लास्ट वाला शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल से उसने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके वैलेंस शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। That energy is only known as ionization energy. इस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाले ही एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक और बात, ये आयनाइजेशन एनर्जी तो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले लिया था कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इसका चार्ज हो गया M+, राइट। और सॉरी, मैंने एक चीज़ लिखना मैं भूल गया हूँ यहाँ पर कैसे। अब अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, फॉर एग्जांपल M+ में से एक और इलेक्ट्रॉन में निकालता हूँ, ये क्या हो जाएगा M2+, यहाँ निकाल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा? ध्यान से बताओ। 1 होगा, करेक्ट, क्योंकि हमने तो 1 ही निकाला ना। हाँ, पहले तो 1 केस में निकाल लिया था। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये M+ हो जाएगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इन सब को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पर क्या लग रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी लग रहा है। क्या लग रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे समझ लो इसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 2 है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 3, राइट। दिस इज हाउ वी डिड इट। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाला, ये लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसके इस शेल से इलेक्ट्रॉन अगर निकालूं तो क्या मेरा एनर्जी उतना ही लगेगा जितना पहले वाले में लगा था, या उससे ज़्यादा लगेगा? उससे ज़्यादा लगेगा, करेक्ट, उससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले ही मैंने उससे एक ले लिया। अब दूसरा उसको देने के लिए मुझे और एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके लास्ट शेल से अंदर वाले शेल में जा रहा हूँ, राइट। मैं उससे एक इलेक्ट्रॉन, अब जब मैं किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल लेता हूँ तो क्या वो तीसरा मुझे आसानी से लेने देगा? तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। सो इन तीनों केसेस में I1, 2, 3, इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लग रही है? 3 नंबर, करेक्ट। तो इसका रूल ये है कि पहले वाले में सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। सो आपको समझ में आया कि किस तरीके से एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, राइट। सो ये एक प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक यहाँ पर एक बात बोला जाता है, यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें लिखवाई थी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल का एक छोटा सा रोल है। आयनाइजेशन एनर्जी इज of an atom is equal to the ionization energy, ionization potential in volt। इसका मतलब है 1 eV मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। 1 eV का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होता है क्या? प्लीज से यस, 1 eV का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी,
दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। कब ये जो यहाँ पर जो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो सप्लाई करता है, तो उस एनर्जी को सप्लाई करने से वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब इसके एनर्जी से इसके एनर्जी को हम लोग माइनस करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अगर आपको याद है तो पोटेंशियल डिफरेंस विच सप्लाइज एनर्जी टू एन एटम, किसी भी एटम को कौन एनर्जी सप्लाई करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। जैसे कि अगर हम लोग कोई बैटरी लेकर आते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो वो उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हमें ये एनर्जी मिलती है। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल, और 1 आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसका मतलब यही होता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। और इसके पीछे एक बात समझानी है कि मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाता हूँ उसके बेसिस पे। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल of 1 hydrogen atom is 13.6 yes 13.6 volt, 13.6 volt। अब ये था आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसी पे सेम आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम is equal to 13.6 into 1.602 into 10 to the power कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? प्लीज मुझे बताइए। -90 कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 यूनिट क्या होता है? कूलॉम। 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वोल्ट एंड कूलॉम। इन दोनों को अगर हम करें 13.6 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, अब कूलॉम के साथ वोल्ट लग रहा है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मैं बताएं, प्लीज बताइए। कैन यू से टू मी व्हाट इज यूनिट टू द वेल? इसका यूनिट आप लोगों ने काफी समय लगा दिया। इसका यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट होता है जूल। व्यूअर्स, आपको भी याद रखना है कि इसका यूनिट बनेगा जूल। अब यहाँ पर हम लोगों ने आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा था और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख दिया। अब हमें एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए कि कितना लगेगा एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालने में। Therefore, ionization energy is 13.6 into 1.602 into 10 to the power -19 divided by 1.602 into 10 to the power -19
कूलम यहाँ पे U। अब आप बताओ कि ये कैसे हुआ। और यहाँ पर एक प्रोसेस और है, क्योंकि आप लोग इसमें पजल दिख रहे हो मुझे, यू गाइस कैन नॉट आंसर इट। अगर मैं इसको हटा दूँ 13.6 को ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तो इसका भी आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि 1 eV, अब 1 eV का मैंने बताया था आपको, 1 वोल्ट बताया, तो 1 eV का वैल्यू होता है 1.602 × 10⁻⁻⁹ जूल। तो ये इसकी जगह बैठ गया। सो दिस इज हाउ आयनाइजेशन एनर्जी भी हमें देखो इक्वल हो ना, जो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वही इसका आयनाइजेशन एनर्जी। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये आपको याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1 वोल्ट। अब एक चीज़ और, इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि आयनाइजेशन IE1 ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये जो IE1 जो हम लोगों ने यहाँ निकाला, ये हाईएस्ट होता है, इज हाईएस्ट फॉर हीलियम एंड इट इज लोएस्ट फॉर सीजियम। ये केसेस जो आपको याद रखनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम हाईएस्ट होता है, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकेंड वो सीजियम के लिए लोएस्ट होता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हाँ, बट इसके पहले मुझे आप ये बताइए कि आयनाइजेशन एनर्जी का इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी देता है, तो आप याद रखना 1 eV पर एटम। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ अगर आपको मिल गया, इसका मतलब होगा कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज अ बेसिक थिंग स्टार्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। एंड अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट अबाउट दिस, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे अभी, बट उससे पहले आपका ये होमवर्क होता है कि आप आयनाइजेशन एनर्जी को अच्छे से पढ़ो, समझो एंड मुझे रिवर्ट बैक करो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत इजी है, आपको जस्ट याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल या उसके कोई भी एक ऑर्बिटल से बाहर पुल करने, दैट इज ओनली नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो हम लोग वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, बट इस वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।